एपिसोड 1 में आपने देखा 3 साल पहले मैं अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। न दोस्तों को मेरे बारे में कुछ पता था, न पुलिस को मेरे अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड मिला। यहाँ तक कि जिस लड़की से मेरी आखिरी बार लड़ाई हुई थी उसने भी आखिर में यही मान लिया कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब पूरे 3 साल बाद मैं फिर उसी यूनिवर्सिटी में वापस लौट चुका हूँ जहाँ कभी मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था, और शायद आज भी वो मुझे भूल नहीं पाई। कॉलेज में नई नई दोस्ती और मस्ती का माहौल था। रात के करीब 7 बजे हम चारों रूममेट सामान खरीदकर वापस हॉस्टल पहुंचे। सबने जल्दी जल्दी फ्रेश होकर आराम किया। तभी झांग मिंगयांग ने हम लोगों की तरफ देखते हुए कहा, भाइयों अब तो सही टाइम हो गया है, क्यों ना स्कूल के बाहर घूमने चलते हैं और साथ में कुछ नाइट स्नैक्स भी खा लेते हैं। सबने तुरंत हामी भर दी। फिर वो बोला, बस मुझे 2 मिनट दो, पहले बाल सेट कर लो। यहाँ यूनिवर्सिटी में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है, अगर स्मार्ट लगोगे तो शायद कोई लड़की खुद ही इंप्रेस हो जाए। ये सुनते ही झू पेंगफेई उत्साहित होकर बोला, अरे भाई ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। वहीं वांग लेई भी जल्दी से बोला, भाई मुझे हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती, जरा मेरे बाल भी सेट कर देना। उनकी बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। शायद यही असली कॉलेज लाइफ और जवानी की फीलिंग थी। मैंने मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन में अपना चेहरा देखा और मन ही मन सोचा, ठीक है मैं तो वैसे भी काफी हैंडसम हूँ। उधर लड़कियों के हॉस्टल में ली छेन हंसते हुए लिन छिंगशुए के पास आई और बोली, छिंगशुए आज रात क्या खाने का प्लान है? लिन छिंगशुए ने शांत स्वर में कहा, चलो कैंटीन चलते हैं। पहली मंजिल वाली कैंटीन में नया फूझू और ब्रेस्ट पोर्क काफी अच्छा है। लेकिन ली छेन तुरंत मुंह बनाकर बोली, अरे इतनी जल्दी वापस कैंटीन, पूरा दिन काम किया है। चलो नॉर्थ गेट चलते हैं, वहाँ घूम भी लेंगे और कुछ अच्छा भी खा लेंगे, साथ में फल भी खरीद लाएंगे। ली छेन ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे लगता है तुम असल में नई जूनियर्स देखने जाना चाहती हो। फिर उसने बाकी रूममेट्स की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग चलोगी? दोनों लड़कियों ने तुरंत हामी भर दी। ली छेन हल्का मुस्कुराई और बोली, सच में पूरे समर वेकेशन के बाद हम सब साथ में कहीं नहीं गए, चलो फिर आज घूमने चलते हैं। कुछ ही देर बाद हमारा रूम 319 हॉस्टल से निकल पड़ा और सीधे यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट वाली मशहूर फूड स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया। उसी समय लिन छिंगशुए और उसकी सहेलियां भी लड़कियों के हॉस्टल से निकलकर उसी फूड स्ट्रीट की ओर जा रही थीं। रास्ते में झांग मिंगयांग दोनों हाथ जेब में डालकर बोला, भाइयों ये जगह हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस स्नैक स्ट्रीट है। यहाँ की बारबेक्यू शॉप्स तो कमाल की हैं। बताओ किस दुकान पर चलना है? झू पेंगफेई और वांग ली दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने आसपास नजर घुमाई और सबसे पास वाली बारबेक्यू शॉप की तरफ इशारा कर दिया। झांग मिंगयांग तुरंत आगे बढ़ते हुए बोला, चलो भाइयों आज वहीं धूम मचाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ ली छियन लिन छिंगशुए का हाथ पकड़े हुए इधर उधर देख रही थी। फिर उसने अचानक उत्साहित होकर कहा, सुनो लड़कियों, आज यहाँ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, देखते हैं कहीं कोई हैंडसम जूनियर मिल जाए। ली छियन ने हंसते हुए कहा, चलो लड़कियों अब तय करो किस दुकान में खाना है। बाकी दोनों रूममेट्स ने कहा, हम तो कहीं भी खा लेंगे। फिर ली छियन ने पास खड़ी लिन छिंगशुए की तरफ देखा, लेकिन तभी लिन छिंगशुए की नजर अचानक सामने पड़ी एक बारबेक्यू शॉप पर जाकर रुक गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हल्का कांप उठा। उसने साफ देखा कि मैं झू पेंगफे और बाकी दोस्तों के साथ उसी दुकान के अंदर जा रहा था। उसे एक पल में उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखें बस उसी दुकान के दरवाजे पर टिकी रह गईं और वो लंबे समय तक सांस रोककर वहीं खड़ी रह गई। क्योंकि इस बार सिर्फ पीछे से शक्ल मिलती जुलती नहीं लग रही थी, बल्कि उसे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने शाओ यू को ही देख लिया हो। चेहरा, चाल, शरीर सब कुछ लगभग वैसा ही था। उस पल लिन छिंगशुए को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। तभी ली छियन ने उसका हाथ हिलाते हुए पूछा, छिंगशुए क्या हुआ, कहाँ खो गई? तब जाकर वो होश में आई और धीरे से बोली, चलो बारबेक्यू ही खाते हैं। गर्मियों में बारबेक्यू और ठंडी ड्रिंक का मजा ही अलग होता है। बाकी लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद लिन छिंगशुए लड़कियों को लेकर धीरे धीरे उसी बारबेक्यू शॉप की तरफ बढ़ने लगी जिसमें मैं गया था। लेकिन जितना वो आगे बढ़ रही थी उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस दुनिया में सच में 2 लोग इतने एक जैसे हो सकते हैं? या फिर 3 साल से जो दिल पूरी तरह सूना पड़ चुका था, उस रात अचानक उसमें फिर से उम्मीद जागने लगी। चाहे ये सिर्फ एक वहम हो या उसकी बेकार की उम्मीद, लेकिन वो उस लड़के को करीब से देखना चाहती थी जो उसके खोए हुए शाओ यू जैसा दिखता था। उधर दूसरी तरफ हम लोग दुकान के अंदर पहुंच चुके थे। झांग मिंगयांग ने एक प्राइवेट रूम पकड़ लिया और हम सब वहां जाकर बैठ गए। मैंने मेन्यू उठाकर थोड़ा देखा और फिर दोस्तों से कहा, तुम लोग ऑर्डर कर लो, मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। उसी समय लिन छिंगशुए और उसकी सहेलियां भी दुकान के अंदर आ गईं। उन्होंने एक कोने वाली टेबल पकड़ ली। लिन छिंगशुए ने मेन्यू उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम लोग खाना ऑर्डर करो, मुझे लगता है मैंने यहाँ किसी जान पहचान वाले को देखा है, मैं जरा मिलकर आती हूँ। ली छियन तुरंत शरारती मुस्कान के साथ बोली, ओहो कहीं कोई हैंडसम लड़का तो नहीं? लिन छिंगशुए ने हल्की झुंझलाहट में कहा, चुप रहो और खाना ऑर्डर करो। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और पूरे रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाने लगी, लेकिन जहां भी देखती सब चेहरे अनजान लगते। उसके चेहरे पर धीरे धीरे निराशा साफ दिखाई देने लगी। फिर उसने गहरी सांस ली और एक एक करके रेस्टोरेंट के हर प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिर में उसने वो दरवाजा खोला जहां झांग मिंगयांग और बाकी दोस्त बैठे थे। जैसे ही उन्होंने लिन छिंगशुए को देखा, तीनों की आंखें फैल गईं। लिन सीन और रीनो लगभग एक साथ बोल पड़े। लिन छिंगशुए ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मुझे लगा मैं शायद गलत जगह आ गई हूँ। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 4 सेट बर्तनों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, तुम लोग 4 लोग हो क्या? झांग मिंगयांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हमारा तीसरा दोस्त वॉशरूम गया है। लिन छिंगशुए ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, सॉरी, मुझे लगा मैंने किसी पहचान वाले को देखा है। इतना कहकर वो वापस बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाया, उसकी नजर सामने खड़े एक लड़के की पीठ पर पड़ी। सफेद टी शर्ट पहने उस लड़के को देखते ही उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस लड़के के पीछे जाकर उसके कंधे पर
हाथ रख दिया। लड़का तुरंत पलटा, लेकिन उसे देखते ही लिन छिंगशुए का चेहरा एकदम जम गया, क्योंकि वो मैं नहीं था। सामने वाला लड़का मुस्कुराकर बोला, लिन सीनियर, आप मुझे ढूंढ रही थी क्या? लिन छिंगशुए तुरंत घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली, सॉरी, मैंने आपको किसी और समझ लिया। बार बार माफी मांगने के बाद वो मायूस होकर वापस अपनी सहेलियों के पास लौट आई। छिंगशुए जब वापस अपनी टेबल पर लौटी तो उसकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। ली चियन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? लेकिन लिन छिंगशुए ने बस हल्की मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं, आज इस सेमेस्टर में पहली बार हम सब साथ बाहर खाने आए हैं, तो पहले मैं ड्रिंक पीती हूँ। इतना कहकर उसने अपने गिलास में ठंडी ड्रिंक भर ली और एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। उधर मैं वॉशरूम से वापस लौट रहा था। मैंने बाहर हॉल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे हमारे प्राइवेट रूम में चला गया। टेबल पर अब तक कई बोतलें ठंडी ड्रिंक की रखी जा चुकी थी। मुझे देखते ही झू पेंगफेई, वांग लेई और झांग मिंगयांग हंसने लगे। अरे भाई, तू तो बहुत देर लगा आया, हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। चल, आज के लिए चियर्स। आखिर हम सब अलग अलग जगहों से आकर यहाँ मिले हैं। मैं भी बिना ज्यादा बोले बैठ गया और सामने रखा ग्लास उठा लिया। करीब आधे घंटे बाद माहौल काफी खुल चुका था। सब लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी झांग मिंगयांग अचानक बोला, भाइयों, लिन छिंगशुए भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, क्या बोलते हो? चलकर उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करें, आखिर वो हमारी असिस्टेंट काउंसलर है। मैंने तुरंत पूछा, क्या वो अभी यहाँ आई थी? झांग मिंगयांग बोला, हाँ, जब तू वॉशरूम गया था तब शायद गलती से हमारे कमरे में आ गई थी। अभी भी वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर बैठी ड्रिंक पी रही है। वांग ले भी हंसते हुए बोला, सच कहूं तो हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी ड्रिंक भी कमाल की पीती है। लेकिन ये सुनते ही मेरे चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि मुझे साफ याद था कि पहले वाली लिन छिंगशुए तो ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाती थी। अगले ही पल में अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। झू पेंगफेई ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहा है? मैंने बस इतना कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मैं बाहर हॉल में पहुंचा। नजर घुमाते ही मैंने लिन छिंगशुए को देख लिया। उसकी टेबल पर कई खाली बोतलें पड़ी थीं। ली चियन और बाकी दोनों लड़कियां परेशान होकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। छिंगशुए, अब बस करो, तुम बहुत ज्यादा पी चुकी हो। लेकिन लिन छिंगशुए की आंखें अब हल्की धुंधली हो चुकी थी। चेहरा पूरी तरह लाल था और हाथ में पकड़ा गिलास भी कांप रहा था। फिर भी वो बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ये आखिरी गिलास। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े मुझ पर पड़ी। उसकी धुंधली आंखों में मेरा चेहरा साफ दिखाई दिया। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी सांसें रुक सी गई। मैं तुरंत उसके हाथ से गिलास छीनकर खुद पी गया और धीरे से कहा, बस अब और मत पियो। ली चियन ने मुझे देखकर हैरानी से कहा, अरे जूनियर, तुम? मैंने सिर हिलाकर पूछा, इन्होंने कितनी ड्रिंक पी ली? ली चियन ने नीचे रखी 7-8 खाली बोतलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब हमारी लिन बड़ी ब्यूटी ने अकेले खत्म की है। इतना सुनते ही लिन छिंगशुए ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और अगले ही पल उनमें से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने ज्यादा नहीं पी। शाओयू, क्या सच में तुम हो? तुम आखिर वापस आ गए। इतना कहते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं वादा करती हूँ, अब कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। बस इस बार फिर से अचानक गायब मत होना, प्लीज। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ फेरते हुए ली चियन की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों का हॉस्टल कहाँ है? मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। ली चियन पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर जल्दी से बोली, ठीक है, वैसे भी हम लोग इसे संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद मैंने धीरे से लिन छिंगशुए की कमर पकड़ी और उसे प्रिंसेस कैरी में अपनी बाहों में उठा लिया। फिर शांत कदमों से उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उधर रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठी झू पेंगफे और बाकी दोस्त भी शोर सुनकर बाहर झांकने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे लिन छिंगशुए को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाते देखा, तीनों वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर पहले तक तो वो लोग सोच रहे थे कि जाकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करें या नहीं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। मैं सीधे यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी को गोद में उठाकर ले जा रहा था। सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, लिन छिंगशुए की बाकी दोनों रूममेट्स भी पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आए 1 साल हो चुका था और इस दौरान न जाने कितने लड़कों ने लिन छिंगशुए को प्रपोज किया था। कोई अमीर घर का लड़का था तो कोई बाहर का सफल बिजनेसमैन, लेकिन उसने हर किसी को ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि कॉलेज के लड़कों में भी उसने कभी किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब वही लड़की एक नई जूनियर से इस तरह लिपटी हुई थी जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। ली चियन भी इस पूरे सीन को देखकर हैरान थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल घूमने लगे, क्योंकि जितना वो जानती थी, लिन छिंगशुए की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़का था, उसका वो पहला प्यार, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था और जिसे सब लोग मरा हुआ मानते थे। ये सोचते ही ली चियन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये वही लड़का तो नहीं। लेकिन फिलहाल उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से कैश काउंटर पर गई, बिल पे किया और बाकी लड़कियों को लेकर हमारे पीछे बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट के बाहर यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स घूम रहे थे। जैसे ही मैं लिन छिंगशुए को गोद में उठाकर बाहर निकला, हर किसी की नजर हमारी तरफ मुड़ गई। कई लड़कियां उत्साह से चीख पड़ी, देखो देखो, कितना रोमांटिक प्रिंसेस कैरी है, बिल्कुल किसी ड्रामा जैसा लग रहा है। कुछ लड़कियां मुझे देखकर फुसफुसाने लगी, ये लड़का कितना हैंडसम है और इसकी हाइट देखो, काश उसकी जगह मैं होती। लेकिन तभी कुछ लड़कों ने ध्यान से देखा कि मेरी बाहों में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर सीनियर लिन छिंगशुए थी। अगले ही पल वहां शोर मच गया, अरे यार, वो तो लिन छिंगशुए है। एक लड़का तो जलते हुए चिल्ला पड़ा, भाई मेरी देवी को नीचे उतार, उसकी जगह मुझे उठा ले। इसी बीच लिन छिंगशुए ने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोली। उसने बहुत करीब से मेरा चेहरा देखा और अगले ही पल दोनों हाथ मेरे गले के चारों तरफ डाल दिए। वो पूरी तरह मुझसे लिपट गई, जैसे कोई गिलहरी पेड़ से चिपक जाती है। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। फिर उसने बेहद धीमी और कांपती आवाज में कहा, शाओयू, क्या सच में तुम हो? तुम आखिर वापस आ गए। प्लीज इस बार फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं वादा करती हूँ कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी।
करूंगी। मैंने अपनी बाहों में सोई हुई लिन छिंगशुए की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर डर और बेचैनी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी नरमी आ गई। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मेरी बात सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह वो मेरी गर्दन से लिपटते हुए बोली, तो फिर प्रॉमिस करो अब बिना बताए कभी गायब नहीं होगे। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर अब हम में से कोई भी बिना बताए गायब हुआ तो वो पक्का कुत्ता होगा। इतना सुनते ही लिन छिंगशुए आखिरकार शांत हो गई। वो चुपचाप मेरी छाती से लगकर सो गई, जैसे उसे आखिरकार वो सुकून मिल गया हो जिसका वो 3 साल से इंतजार कर रही थी। तभी मैं बगल में चल रही ली चियान की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या ये ड्रिंक पीने के बाद हमेशा ऐसी हो जाती है? ली चियान तुरंत सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं तब थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन छिंगशुए हमेशा लिमिट में रहती है। मैंने आज तक उसे कभी नशे में नहीं देखा। उसके साथ चल रही बाकी दोनों लड़कियां भी तुरंत हामी भरने लगी। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, सच बताऊं आज पहली बार हम उसे इस हालत में देख रहे हैं। कॉलेज में इतनी ठंडी और एटीट्यूड वाली लड़की, लेकिन नशे में बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन तभी मेरी नजर उनके हाथों में पकड़े मोबाइल पर गई। मैंने हैरानी से पूछा, तुम लोग वीडियो बना रही हो क्या? इतना सुनते ही ली चियान थोड़ा झेप गई। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, बस आज की यादें रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल जब छिंगशुए उठेगी ना, तब उसे दिखाएंगे कि रात में उसने क्या क्या किया। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मजाक में बोला, ठीक है, लेकिन मेरा एंगल अच्छा रखना। मेरी बात सुनते ही सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ली चियान अचानक रुक गई। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में छिंगशुए कहती थी कि वो 3 साल पहले मर चुका है? उसका सवाल सुनते ही मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो शायद वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनते ही तीनों लड़कियों के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से एक लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने खुद ही बात पूरी कर दी। तुम लोग ये पूछना चाहती हो ना कि अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर छिंगशुए क्यों मानती रही कि मैं मर चुका हूँ? मैंने नीचे अपनी बाहों में सोई हुई लिन छिंगशुए की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सच कहूँ मैं खुद भी यही जानना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम लड़कियों के हॉस्टल के सामने पहुंच गए। मैंने बहुत संभाल कर लिन छिंगशुए को अपनी बाहों से नीचे उतारा, फिर ली चियान और बाकी लड़कियों की तरफ देखकर बोला, सीनियर्स आज रात इसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ली चियान मुस्कुराते हुए बोली, टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। उसके बाद तीनों ने मिलकर लिन छिंगशुए को सहारा दिया और धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर ले गई। मैं वहीं खड़ा उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनके जाने के बाद मैं वापस उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लौट आया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, झू पेंगफे और बाकी दोनों रूममेट्स तुरंत सीधे होकर बैठ गए। एक लड़का मेरे लिए कुर्सी खींचने लगा, दूसरा टेबल साफ करने लगा और तीसरा मेरे सामने गर्मा गर्म कबाब और ठंडी ड्रिंक रख गया। मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाने के बाद तीनों सामने लाइन से बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन थी जैसे कोई कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली हो। फिर तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई अब बता भी दे, आखिर चल क्या रहा है? यूनिवर्सिटी में आए अभी पहला ही दिन हुआ था और मैं पहले से ही पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बन चुका था। जैसे ही मैं कमरे में बैठा, झू पेंगफे ने मुझे घूरते हुए कहा, भाई तू तो कमाल निकला। कॉलेज के पहले ही दिन तूने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत कैंपस क्वीन को पटा कर ले गया। उसकी बात सुनकर मैं बस बेबस होकर हंस पड़ा। मैंने हाथ उठाकर समझाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। अभी तुम लोगों ने बताया कि वो बाहर बैठी है तो मैं बस उसे हेलो बोलने चला गया था, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसीलिए मैं उसे वापस हॉस्टल छोड़ आया। मेरी बात खत्म होते ही झू पेंगफे ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे उसे मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं हो। उसने तुरंत कहा, ये सब बोलते वक्त जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, कौन सा नॉर्मल दोस्त किसी लड़की को प्रिंसेस कैरी करके हॉस्टल छोड़ने जाता है? इतना सुनते ही बाकी दोनों भी हंसने लगे। वांग लेई ने उत्साहित होकर कहा, और मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो खुद तुझसे लिपट गई थी। अचानक वांग लेई की आंखें चमक उठी। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, रुक, कहीं तू वही तो नहीं जिसके बारे में लिन छिंगशुए कहती थी कि वो 3 साल पहले मर चुका है? उसके दिमाग में तुरंत अपनी ही फिल्म चलने लगी। शायद 3 साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, तूने उसका दिल तोड़ दिया होगा, इसलिए उसने गुस्से में सबको बोल दिया कि तू मर चुका है। कमरे का माहौल अचानक पूरी तरह गॉसिप मोड में चला गया। झू पेंगफे और झांग मिंगयांग दोनों मुझे ऐसे घेर कर बैठ गए जैसे कोई पुलिस पूछताछ चल रही हो। झू पेंगफे ने नाटकीय अंदाज में कहा, ओहो अब समझ आया, तूने हमारी कैंपस क्वीन को छोड़ दिया होगा, इसलिए वो आज तक तुझे भूल नहीं पाई। झांग मिंगयांग ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, अगर सच में ऐसा है ना तो आने वाले आधे महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग में हमारी हालत खराब होने वाली है। आखिर वो हमारी असिस्टेंट काउंसलर है। वांग लेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में कहा, भाई ये मामला जल्दी सुलझा ले, वरना पूरा क्लास तेरे चक्कर में पिस जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं खुद हंसी रोक नहीं पाया। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम लोग बेवजह फिल्म मत बनाओ, मैंने कभी उसके साथ गलत नहीं किया और ना ही हम कभी रिलेशनशिप में थे। मेरी बात सुनकर तीनों अचानक चुप हो गए। फिर झांग मिंगयांग ने धीरे से कहा, तो मतलब वो 3 साल वाला एक्स बॉयफ्रेंड असली था ही नहीं, उसने खुद ही कहानी बना रखी थी ताकि लड़के उससे दूर रहें। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी, अगर ऐसा है तो फिर शायद मेरे पास अभी भी मौका है। इतना सुनते ही झू पेंगफे ने उसे घूर कर देखा और बोला, भाई सपने देखना बंद कर, मुझे अपनी छठी इंद्रिय पर पूरा भरोसा है। हमारे तीसरे भाई और लिन छिंगशुए के बीच जरूर कोई ऐसी कहानी है जो हमें नहीं पता। उसकी बात खत्म होते ही तीनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। झू पेंगफे ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, भाई प्लीज थोड़ा गॉसिप तो खिला दे। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे और ना ही मैंने उसे छोड़ा था, हम बस सामान्य क्लासमेट थे। लेकिन झू पेंगफे ने तुरंत सवाल दाग दिया, ठीक है, लेकिन क्या तेरे मन में उसके लिए कभी कुछ था? उस सवाल के बाद
कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ था। उधर दूसरी तरफ मुंबई की एक विशाल एरोस्पेस रिसर्च बेस में माहौल बेहद गंभीर बना हुआ था। एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में कई वैज्ञानिक और रिसर्चर बैठे थे। सामने सफेद लैब कोट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो चुके थे। यही थे प्रोफेसर लू, वही इंसान जिनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। उनके सामने रॉकेट इंजन की ढेर सारी गोपनीय डिजाइन फाइलें रखी थी और उनके चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद ये जियांगुओ ने गंभीर आवाज में कहा, तो इस टेस्ट फ्लाइट की विफलता पर सबकी क्या राय है? क्या असली समस्या पता चली? तभी एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ और रिपोर्ट पढ़ते हुए बोला, मुख्य समस्या टरबाइन ब्लेड की सटीकता में है। उसकी माइक्रो लेवल प्रिसिजन अभी भी स्टैंडर्ड से थोड़ी कम है। पूरा हॉल शांत होकर रिपोर्ट सुनता रहा, लेकिन रिपोर्ट खत्म होते ही ये जियांगुओ ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटक दी। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन ये टरबाइन ब्लेड वाली समस्या अब तक क्यों नहीं सुलझी? इतनी बार टेस्टिंग के बाद भी स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो रहा। आखिर उन कंपनियों को क्या चाहिए? क्या वो चाहते हैं कि हम पूरा डिजाइन ही बदल दें? उनके साथ ही शुरू हुए दूसरे रिसर्च बेसों ने तो 5वीं पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंजन तक बना लिए थे। कुछ ने अलग अलग तरह के ड्रोन और मिसाइलें भी तैयार कर ली थी, लेकिन उनका एरोस्पेस फाइटर इंजन प्रोजेक्ट पूरे 10 साल की मेहनत के बाद भी टेस्ट फ्लाइट में फेल हो गया। लू योंग ने गंभीर आवाज में कहा कि वो एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो शायद उनकी समस्या हल कर सकता है। जिस इंसान की वो बात कर रहे थे वो मैं था। जब मैं लिथोग्राफी मशीन पर रिसर्च कर रहा था, तब भी रिसर्च बेस को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो भी समस्या मेरे हाथ में आती वो बहुत जल्दी हल हो जाती थी। धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिकों की नजरों में मैं किसी किंवदंती जैसा बन चुका था। सिर्फ चिप टेक्नोलॉजी ही नहीं, मैंने एरोस्पेस फाइटर इंजन डिजाइन पर भी लू यूंग के साथ कई बार चर्चा की थी। इस क्षेत्र में भी मेरे अपने अलग विचार थे, इसीलिए लू यूंग को पूरा विश्वास था कि अगर मैं वहां पहुंच गया तो ये समस्या जरूर हल हो सकती है। जैसे ही मीटिंग रूम में चू शियाओयू नाम गूंजा, पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। किसी ने कहा कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट कोई अनजान लड़का सुलझा सकता है। क्योंकि चाहे उनका प्रोजेक्ट हो या मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट, दोनों ही देश के टॉप सीक्रेट स्तर के थे। मेरी पहचान तो अब बीच में SSS लेवल गोपनीयता में शामिल थी, इसीलिए वहां मौजूद ज्यादातर लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। ये जियांगुओ कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने लू योंग से पूछा कि क्या वही लड़का उस प्रोजेक्ट का चीफ डिजाइनर था? अकेडमी ऑफ साइंस के उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी थी। आखिर जब मुझे हाई लेवल अकादमिक पद देने की चर्चा हुई थी, तब कई बड़े वैज्ञानिकों ने एक साथ मीटिंग की थी। लू योंग ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि वही लड़का है। फिर ये जियांगुओ ने पूछा कि क्या उसे यहाँ बुलाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था वो लड़का अब रिसर्च छोड़कर बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चला गया है। लू योंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यही तो सबसे बड़ी बर्बादी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 साल में मैंने शून्य से शुरुआत करके 1 नैनोमीटर चिप तकनीक विकसित कर दी, और उसी की वजह से वाशिया की चिप टेक्नोलॉजी दुनिया के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई। ऐसे प्रतिभाशाली लड़के को देखकर उनका मन करता था कि उसे 24 घंटे रिसर्च बेस में बैठाकर रिसर्च करवाएं। कमरे में बैठे कई वैज्ञानिक चुपचाप सिर हिलाने लगे। ये जियांगुओ हल्का मुस्कुराए और बोले कि भले ही वो गारंटी नहीं दे सकते कि मैं आऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वाशिया की वैज्ञानिक ताकत आखिरकार युवाओं के हाथ में ही जाएगी। अगली सुबह बीजिंग यूनिवर्सिटी के लड़कों के हॉस्टल में मैं अपने कपड़े बैग में रखते हुए फोन पर बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ लू योंग थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर आ जाऊंगा और आज रात तक पहुंच जाऊंगा। फोन काटने के बाद ऊपर वाले बेड से जू पेंगफे नींद में सिर खुजलाते हुए नीचे झांका और पूछा कि मैं सुबह सुबह सामान पैक क्यों कर रहा हूं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया कि घर पर थोड़ा काम है और कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन असलियत ये थी कि मुझे अभी अभी लू योंग का फोन आया था और उन्होंने मुझे 7वीं पीढ़ी के एरोस्पेस फाइटर इंजन डिजाइन रिसर्च में शामिल होने के लिए बुलाया था। ये काम वैसे तो मेरे बिना भी हो सकता था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन मैंने रिसर्च की दुनिया में कदम रखा, उसी दिन से मैं सिर्फ खुद का नहीं रहा। कुछ महीने पहले रिसर्च बेस में मैंने जो शपथ लिखी थी, उसकी हर लाइन आज भी मेरे मन में गूंज रही थी। मैं विज्ञान और तकनीक की ताकत से देश की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी को करना ही पड़ता है। मेरी बात सुनते ही झू पेंगफे पूरी तरह जाग गया और हैरानी से बोला, क्या तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेगा? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पहले ही यूनिवर्सिटी से बात कर चुका हूँ। वो आधा समझा आधा नहीं, फिर बोला, अच्छा लेकिन तू जाएगा कितने दिनों के लिए? मैं कपड़े समेटते हुए बोला, अगर काम जल्दी खत्म हुआ तो 1 हफ्ता, वरना शायद तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने तक लौट आऊंगा। वैसे मैं सिर्फ सलाह देने जा रहा हूँ, मुख्य रिसर्च में शामिल नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगेंगे। झू पेंगफे अचानक हंस पड़ा। सच बता, तू ये सब सिर्फ ट्रेनिंग से बचने के लिए तो नहीं कर रहा? फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन अचानक ऐसे जा रहा है? क्या तूने लिन छिंगशुए को बताया? उसका सवाल सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। उधर लड़कियों के हॉस्टल में सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के फर्श पर फैल रही थी। लिन छिंगशुए ने सिर पकड़ते हुए धीरे से आंखें खोली। उसका सिर अभी भी थोड़ा भारी था। वो आलस से खिंचाव लेते हुए बोली, छोटी कियान, अभी कितने बजे हैं? ली कियान हंसते हुए बोली, सिर्फ 7 बजे हैं, अभी तो काफी समय है। लिन छिंगशुए तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी और आंखें मलते हुए बोली, अब सोने का मन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात मैं किसी को गले लगा रही थी। ली कियान जोर से हंस पड़ी। मुझे लगा था तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, बड़ी बहन तुम्हारी याददाश्त वापस दिलाती है। लिन छिंगशुए ने माथा पकड़ लिया, तूने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, मैं सच में तुझसे हार गई। ली कियान ने फोन उसके हाथ में देते हुए कहा, पहले ये देख, जिसने तुम्हें गोद में उठाकर वापस लाया था उसे पहचानती हो? फोन हाथ में लेते ही लिन छिंगशुए की सांसें रुक गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस यूनिवर्सिटी ला रहा था। कल रात तुम नशे में थी, तभी वो अचानक आ गया, फिर तुम सीधे उसके गले लग गई और उसके बाद वही तुम्हें उठाकर वापस हॉस्टल तक लाया। फिर ली कियान ने उत्सुकता से पूछा, छिंगशुए, क्या वही तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है जिसे तुम 3 साल से
उसे मरा हुआ मानती थी, लेकिन लिन छिंगशुए के पास जवाब देने का भी समय नहीं था। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर कमरे से बाहर भागी। पीछे से ली कीयान चिल्लाई, अरे रुको तो सही, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? तुम्हें उसका हॉस्टल पता भी है?